नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं, उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, यानी उसका लाभ क्या हुआ है ना, वो किन किन चीज़ों को ज्ञात कर सकता है या उससे किन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया, ठीक है, उसकी हेल्प से। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशंस अनुप्रयोग क्या है, निम्नलिखित हैं। तो कुछ पॉइंट्स वाइज लेके हैं, कई बार क्वेश्चन में ऐड करके पूछ लेता है, तो क्वेश्चन में ऐड करके पूछे तो ये पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाए तो। और क्वेश्चन इस तरीके से आए कि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है तो आप 6 के 6 ये पॉइंट तो लिखेंगे ही, साथ में 1-2 पॉइंट को विस्तार से समझा देंगे, ठीक है। यही हमें करना है, 6 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं और 2 पॉइंट को हम विस्तार से समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो कौन सा है पहला, तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। पहले ये माना जाता था, आपको पता भी है, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा है न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, नाभिक वाले में, क्या कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर होते हैं, नाभिक के भीतर होते हैं। लेकिन बाद में ये धारणा खत्म हो गई है ना, कई सिद्धांतों के द्वारा। तो उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, इसने भी इस बात को सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर नहीं पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और देखो दूसरा कौन सा है, ए फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है, स्पेक्ट्रम में रेखाएं कहते हैं इन्हें, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कैसी होती है, फाइनाइट होती है, ठीक है, कुछ निश्चित होती है। क्लियर है। तो ये भी एक इसका क्या है, इस बात को एक्सप्लेन करने में हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का काफ़ी योगदान रहा। और थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, न्यूक्लियस के भीतर जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जिन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनके बीच लगने वाली फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से कैसे होगी, इस बात को एक्सप्लेन करने में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का काफ़ी योगदान है, ठीक है। तो ये उसका एक एप्लीकेशन हुआ। अगला है रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। देखो बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फर्स्ट यूनिट में। तो जो बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है उससे आप हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये वाला और ये वाला दोनों है ना, तो ये दोनों मैं करा भी दूंगा विस्तार से, ठीक है। और अगला है मिनिमम एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है, यानी आवर्ती दोलित्र कहते हैं, ये तो आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर उसमें भी पढ़ा है, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है ना, और स्टैटिस्टिकल में भी आया था फर्स्ट यूनिट में। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी जो होती है, हार्मोनिक ऑसिलेटर यही तो होता है, स्प्रिंग से बांध दिया जाता है, स्प्रिंग से बांध दिया जाता है गुटका ब्लॉक, और वो ऐसे ऐसे मोशन करता है, ठीक है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, हार्मोनिक मोशन करता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अगला है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। एक बॉक्स है ना, 1 डायमेंशन में x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर l है, ठीक है। ये बॉक्स है, 1 डायमेंशन है क्योंकि x एक्सिस पे बात कर रहे हैं। इस बॉक्स के भीतर कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी ये आप निकाल सकते हैं, किसके हेल्प से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से, ठीक है। और ये वाला डेरिवेशन तो आपका है ना 4th यूनिट में भी है इस क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे ही। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं किसके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। तो अब आज के इस लेक्चर में पहले वाला ये पढ़ लेते हैं और अगले लेक्चर में ये पढ़ लेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, या हेडिंग ये भी हो सकती है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के भीतर, वो इसके नाभिक के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और थ्योरेटिकल करते हैं कैलकुलेशन आगे, और देखते हैं फिर एक्सपेरिमेंट से वो मैच होगा या नहीं होगा, ठीक है। भाई एक्सपेरिमेंट है और थ्योरी है,
तो एक्सपेरिमेंट और थ्योरी मैच हो जानी चाहिए ना, तभी तो माना जाएगा कि रिजल्ट जो है ट्रू है, मतलब है ना ट्रूथनेस का किसी बात की, तभी तो पता चलता है कि जो थ्योरी है और जो एक्सपेरिमेंट है दोनों सेम होने चाहिए रिजल्ट उनका। तो एक्सपेरिमेंट में जो है वो हमें पता ही है, ठीक है, देख ही रहे हैं हम, अभी बताऊंगा आगे। थ्योरी में हम मान के चल रहे हैं कि ये मान के चलें कि न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऐसा मान के चलने पर यदि थ्योरी न्यूक्लियस से इससे एक्सपेरिमेंट से मैच कर गई तो इसका मतलब न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिद्ध हो जाएगा। और यदि नहीं मैच कर रही है तो इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो गलत था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर नहीं पाए जाते हैं। तो पहले हम मान के चलते हैं, देखो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन है इज प्रेजेंट, उपस्थित है इन द न्यूक्लियस में, है ना। और न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है 5 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो न्यूक्लियस की रेडियस जब ये है तो न्यूक्लियस के भीतर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, तो लिखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माने देखो एक बात सुनो, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज़ की, जैसे आप ऐड करते हो ना, तो ये सेंटीमीटर है और ये मान लो 50 किलोग्राम है, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते ना, एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए तब ऐड कर सकते हैं या तभी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। या आप पूछने लगो कि 50 सेंटीमीटर और मान लो 60 किलोमीटर वो किलोग्राम, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो संख्या देख के तो कोई 60 कहेगा, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं ये। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्डर रेडियस का है, इलेक्ट्रॉन उसके भीतर है न्यूक्लियस के, तो जो ऑर्डर न्यूक्लियस की रेडियस का है 10⁻⁻15, वही ऑर्डर पोजीशन की अनसर्टेनिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी का भी होगा। यानी कहने का मतलब है शुरुआत में तो 5 की जगह कुछ और आ सकता है, लेकिन क्या है ऑर्डर, ये जो 10⁻⁻15 वाली बात है ये वही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, वो यही रहेगी 10⁻⁻15। और थोड़ा बहुत ही गैप रहता है इस संख्या में भी, तो लगभग बराबर ही मान ली कि 5 × 10⁻⁻15 मीटर, है ना, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स, वो उसी ऑर्डर की रहेगी जिस ऑर्डर का न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या होती है। क्लियर है। तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी पोजीशन में जो है इलेक्ट्रॉन के इनसाइड द न्यूक्लियस वो कितनी है, इतनी ही मानी, लगभग थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, ऑर्डर है ना, इसी ऑर्डर की होगी। यानी यहाँ 10⁻⁻15 है तो यहाँ भी 10⁻⁻15 होगा, शुरुआत की संख्या में थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप जानते हो हाइजेनबर्ग का, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालनी है इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि पोजीशन की तो आप लेके चले हैं, तो मोमेंटम की निकालो अनसर्टेनिटी। तो प्रिंसिपल आपको बताइए डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है h/4π। डेल्टा पी निकालोगे तो डेल्टा एक्स कहाँ जाएगा, अपोन में जाएगा 4π के साथ, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो h की, 4 वो पाई की और डेल्टा एक्स की। तो देखो h की वैल्यू क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट होता है, सब जानते हैं 6.64 या 6.63 करके आप इसे ले सकते हो, ठीक है। और इंटू में होता है 10⁻34 और इसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड। अपोन में 4 पाई की वैल्यू 3.14 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 5 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके आपको दिखाना नहीं, याद रखना है, क्योंकि है ना याद रखने में तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो इसकी कैलकुलेशन करना तो एक तरीके से है ना पागलपन हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे डेल्टा पी जो है ना ये आएगा 1.1 × 10⁻⁻20 और इसकी वैल्यू होती, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, मोमेंटम की, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये डेल्टा पी जो है ना इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, ठीक है। यानी ये मोमेंटम में क्या आ गई अनसर्टेनिटी, और पोजीशन में अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन के हम लेके चले थे, तो दोनों मिल गए हमें। देखो यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि जो रेडियस थी न्यूक्लियस की उसी के ऑर्डर की थी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार यानी ये भी रेडियस का है, डिस्टेंस है, और ये भी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो भी एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर सा ले लिया था लगभग, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, तो जब अनसर्टेनिटी मोमेंटम में इतनी है, तो जब अनसर्टेनिटी इतने ऑर्डर की है तो मोमेंटम भी तो इतने ही ऑर्डर का होगा, शुरुआत की संख्या थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। ठीक उसी प्रकार कि जब यहाँ पे देखो डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेकर, वो न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है जिसे रेडियस कहते हो, वो रेडियस एक तरीके डिस्टेंस होती है ना, वो इतने ऑर्डर की है, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रॉन उसके भीतर है उसकी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो भी इसी ऑर्डर की होगी। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर रखी ना एक तरीके से, ठीक है, यानी डेल्टा एक्स डिस्टेंस के ही बराबर रखा जिसे रेडियस कह रहे हैं। तो यहाँ पे ना ऐसे ही होना है, जो डेल्टा पी है वो भी उसी ऑर्डर का होगा जो मोमेंटम होगा, ठीक है। देखो यानी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स और जो दूसरी डिस्टेंस है न्यूक्लियस वाली जिसे आप आर कह दो, है ना, ये चाहे एक्स से डिनोट कर दो, तो एक्स और डेल्टा एक्स को बराबर रखा ना, तो यहाँ पे भी डेल्टा पी और पी को बराबर रखेंगे, ठीक है, माने उसी ऑर्डर की मान हो जाएगी। तो ये क्या लिखा है, यदि ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी है इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि ये अनसर्टेनिटी है किसमें, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में, तो देन मोमेंटम शुड बी ऑफ दिस ऑर्डर, तो मोमेंटम भी तो इसी ऑर्डर का होगा। शुरुआत की संख्या भले ही चेंज हो जाए लेकिन जो मोमेंटम होगा उसमें भी क्या होगा, 10⁻⁻20 होना चाहिए, होगा मतलब, है ना। तो इसका मतलब है लगभग बराबर ही मान लो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है ना, फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपने मान लिया कि पी भी लगभग इसी के बराबर होगा, इसी के सारा ये, ठीक है। तो आपको मोमेंटम पता चल गया। अब मोमेंटम यदि पता चल गया तो आप एनर्जी निकाल सकते हो मोमेंटम की हेल्प से, है ना। तो लिखा है दिस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली व्हेन, ये मोमेंटम इतना ज़्यादा है, ध्यान देना मेरी बात पे, कि यदि इस मोमेंटम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालो ना आप इलेक्ट्रॉन की, तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर करने के बराबर वेलोसिटी हो, ठीक है। तो ये बात लिखिए कि दिस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है ये ओनली व्हेन तभी हो सकता है यदि इट्स वेलोसिटी, यदि इलेक्ट्रॉन की, इट्स माने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर की हो, ठीक है। यानी उसमें 10⁸ आ रहा है तो उसमें भी 10⁸ आए, शुरुआत की संख्या बदल सकती है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब समझते हो ना कि पावर सेम होना 10 की। क्लियर हो गया यहाँ तक। वो कह रहा है देन वी यूज, तो एक बार बताओ, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर की है तो फिर तो आपको रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एनर्जी का। रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यानी आपेक्षिकीय सूत्र, 4th सेम में पढ़े आपने, है ना, एनर्जी का आपेक्षिकीय सूत्र जो है या रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला 4th सेम में पढ़ा है, तो वहाँ से हम उठाएंगे। तो देन वी यूज रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या, क्यों, टू फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, और टोटल एनर्जी आपको पता है किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप रेस्ट मास एनर्जी भी कह सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये रिलेटिविटी आपने पढ़ी है 4th सेम में, वहाँ से कराया था मैंने इसका डेरिवेशन। तो ये बराबर होता है √p² प्लस m0² और c की पावर 4, ठीक है। अब चूंकि मैं आपको बता दूँ जो PC है ना, शुरुआत वाला PC और बाद वाला क्या है, PC का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना इसे, और इसे m0c² का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो जो अंदर वाला PC है ना और ये m0c² है, इनकी कंपैरिजन देखो, PC बहुत बड़ा है m0c² की तुलना में। और कैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, और इसे आप इस सॉल्व करोगे तो ये आएगा इतना 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो PC बहुत बड़ा है ना उसकी तुलना में, तो आप PC के कंपैरिजन में इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, और फिर देखो ये छोटा है, अब फिर इसका स्क्वायर भी हो रहा है यहाँ पे, समझ गए, तो और भी छोटा हो जाएगा, तो और ये और भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है। तो आप, है ना, एक लाइन ऐसे और लिखना चाहो लिख सकते हो कि p² c² बहुत ज़्यादा बड़ा है m0² c की पावर 4 की तुलना में। यदि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, तो आप, है ना, इसे छोड़ सकते हो। तो मैंने छोड़ दिया कि सिर्फ क्या लिखा, p² c²। क्लियर है। तो इस तरीके से, है ना, अंडर रूट से बाहर निकालोगे PC आ जाएगा। P की वैल्यू देखो ये रही, ठीक है, रख दी ये वाली, और C की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸। तो ये कैलकुलेट करोगे भाई 11×33 3.3 और 10⁻⁻12 ये जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाह रहे हो तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाता है जूल। और इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 20 × भाई 16 दूनी 32 मान लो इसे, तो 2 आएगा, और ये ऊपर जाके है ना 7 पावर बचेंगी, तो 2 × 10⁻7 बचेगा, यानी 20 × 10⁻6 भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 क्या होता है, मिलियन। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है एनर्जी, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है यदि हम मान के चलें
कि न्यूक्लियस के भीतर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की कितनी होनी चाहिए, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली यदि आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है 2 से 3, यानी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहाँ पे, बीटा डीके जब होता है, बीटा डीके में आपको पता है ना, बीटा डीके पढ़ा होगा है ना 12th क्लास में आपने, केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह में भी। तो बीटा डीके यानी बीटा 6 बोलते हैं, यानी जब नाभिक से है ना इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो नाभिक के भीतर नहीं होता इलेक्ट्रॉन, वो एक रिएक्शन होती है। वो सब बातें आपने 12th में पढ़ी होंगी, नहीं तो 6th सेमेस्टर में भी है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब बीटा डीके होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो बीटा डीके जब होता है तो उससे निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। लेकिन यदि आप न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन को मान के चलोगे तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब है बहुत गैप है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में। तो ये बात जो हम मान के चले थे ये गलत सिद्ध हो गई, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है, ऑन कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन को मानने पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की शुड भी 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है बीटा पार्टिकल्स के रूप में इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस से निकलते हैं वो कितनी होती है, 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, ये थ्योरी का रिजल्ट, दोनों बिल्कुल अलग है, इसलिए जो हम मान के चले थे वो गलत है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, सिद्ध हो गया कि एक्सपेरिमेंट तो सही है ना, तो इसलिए सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर, नाभिक के भीतर नहीं हो सकते, ठीक है। और आपके मन में ये देखो ये प्रश्न होगा, यहाँ लिखा है इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर नहीं होते, वहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना कि रिएक्शन इस तरीके से होती है, आपने पढ़ा होगा 12th में, वो बदल जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जब बीटा डीके होता है उससे तुरंत पहले, उससे पहले वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, लेकिन फिर रिएक्शन होकर वो क्या बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर निकलता है। तो न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इससे यहाँ से सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन एक और कराते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।